हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 26 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। उससे पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिवाइज करते हैं। पहला है, किस राज्य में गिद्धों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश। ये हमने कल देखा था। अब है, गिद्धों की गणना भारत में जो स्टार्ट हुई थी वो किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी? तो ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्टेटमेंट में देगा कि कब किस वर्ष से सबसे पहली बार गिद्धों की जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो कब से हुई थी? 2016 से। उसके बाद है, पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताना है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या था? जॉन मैकफॉल। और ये भी बताना है कि किस देश से संबंधित थे। इसके बाद बताना है, अगला क्वेश्चन है कि पहले दिव्यांग व्यक्ति जो ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जाएंगे, वो लगभग कब तक भेजे जाएंगे? पहले लक्ष्य का क्या रखा गया है? तो ये देखना है। इसके बाद अगला है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। तो भारत और जापान के बीच है। इसके बाद इस वर्ष धर्म गार्जियन का आयोजन कौन से देश में हुआ है? मतलब भारत में हुआ है या जापान में हुआ? और अगर किसी देश में हुआ तो कहाँ पे हुआ, ये बताना है इसमें। अगला है, देश का पहला बायो बैंक भारत का है, वो कहाँ स्थापित किया गया? इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। बायो बैंक जिसमें क्या होंगे? टिश्यू, ब्लड और ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी किसी जीव के। तो बायो बैंक के बारे में बताना है कहाँ पे ये था। इसके बाद बायो बैंक का उद्देश्य क्या होता है? तो वन्य जीवों की गिनती करना या DNA कोशिकाएं रखना, और इसके बाद बाघों की प्रजनन को बढ़ावा देना, मतलब कार्यक्रम चलाना, और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण। तो ये देखना है। इसके बाद है, FBI जो कहाँ का होता है? अमेरिका का। तो FBI जो पुलिस होती है अमेरिका की, उसके पहले मतलब भारतीय अमेरिकी निदेशक बने हैं। तो उनका नाम क्या है जो भी निदेशक बने हैं? और काश पटेल FBI के जो निदेशक हैं, वो उन्होंने किस पुस्तक पे हाथ रख के शपथ ली थी? तो लगा ही सकते हैं, गीता पे रख के ली थी उन्होंने शपथ। इसके बाद है, माउंट डोकोनो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हमने देखे थे कई सारे ज्वालामुखी के बारे में। और किस ज्वालामुखी में 2025 में 1900 मीटर तक लावा प्रभावित हुआ है? मतलब लावा प्रभावित हुआ, तो ये बताना है किस ज्वालामुखी में, ये भी हमने देखा था। इसके बाद है, 9वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस राज्य में, कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे क्वेश्चन कि, क्योंकि डायरेक्ट इनमें क्या है कि सीधे जगह का नाम पता होना चाहिए। तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, तो इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ हुआ था? पुणे में हुए हैं इस बार। इकोनॉमिक डायलॉग की थीम क्या थी जो 9वां हुआ है? इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रीसर्जेंस इन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट थीम भी होती है। इसके बाद है, मोदी जी कहाँ जा रहे थे? मॉरिशस की यात्रा पे जा रहे थे। हमने देखा था मॉरिशस कहाँ है? हिंद महासागर में ही। जब हम चलते हैं नीचे, डियागो गार्सिया वगैरह देखे थे मॉरिशस, तो मॉरिशस में जाएंगे। उसी का एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? चागोस आइलैंड। अब इसके बीच विवाद किसके बीच रहता है? ब्रिटेन के बीच, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ने ही इस पर कब्जा करके रखा था, तो तभी से विवाद चल रहा है। तो ये तो हुए कल के रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर्स देखते हैं, मतलब 25 और 26 के दोनों दिन के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है, RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025। तो RBI ने क्या किया है? वित्तीय साक्षरता के लिए एक सप्ताह 2025 का आयोजन किया है। थीम क्या है इसकी? भारतीय बैंक ने वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी थीम के साथ इस बार सप्ताह का आयोजन किया है। तो सप्ताह का थीम क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। तो ये थीम पूछी जा सकती है। इसका आयोजन कब हुआ है इस हफ्ते का? तो 24 से 28 फरवरी के बीच में अभी ये आयोजित हो रहा है, तो चल रहा है इस टाइम ये। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, वित्तीय मतलब जो इकोनॉमी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे क्या होता है बैंक खाता होना चाहिए, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें वित्तीय जो हैं, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी निवेश की, बचत की, इन योजनाओं के प्रति भी जागरूक करना होता है महिलाओं को कि बचत कैसे कर सकते हैं, निवेश। तो इस बार वित्तीय साक्षरता के लिए था। इसके बाद है प्रकृति, तो नाम आएगा ऐसे ही लिखा हुआ प्रकृति करके। तो प्रकृति अगर पूछे 2025 किससे संबंधित है? पहली चीज तो इसका संबंध है कार्बनिक बाजार से, कार्बन बाजार से। अब मेन बात है, कार्बन बाजार क्या होता है? तो प्रदूषण पर कीमत लगाने की कह सकते हैं रणनीति है। तो एक वित्तीय प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली है जहाँ क्या करता है, कार्बन उत्सर्जन को व्यापार योग्य बनाया जाता है। तो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसे व्यापार योग्य बनाया जाता है। आप सोचोगे व्यापार योग्य मतलब कार्बन का एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब का उत्सर्जन हो रहा है, उसका व्यापार कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे कर सकते हैं।
मान लो एक कंपनी से कहा गया कि तुम्हें 100 यूनिट कार्बन का उत्सर्जन करना है, दूसरे से कहा गया तुम भी 100 कर सकते हो। 100 से ज़्यादा करोगे तो एक पेनल्टी लगेगी दोनों पे, और 100 से कम करोगे तो तुम्हें कुछ मतलब तुम्हारा प्रॉफिट होगा। तो मान लो इस कंपनी ने क्या किया, 120 यूनिट खर्च किए थे, इसने केवल 80 कर पाए खर्च। ये यूनिट इससे खरीद सकते हैं। अब इस कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि इन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम किया, मतलब इन्होंने सौर ऊर्जा का यूज़ किया होगा, पवन ऊर्जा का यूज़ किया होगा, और ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई होंगी जिससे कार्बन नहीं गया। फ़ायदा क्या हुआ इससे, प्रकृति पर्यावरण को फ़ायदा हुआ। इस कंपनी को क्या दिक्कत थी, इन्होंने ज़्यादा कर लिया तो ये खरीद सकते हैं इससे। तो अब हर एक कंपनी सोचेगी ना कि हम ऐसा उत्सर्जन करें कि हम ना कि खरीदना पड़े, हमें बेचना से हमें रुपए भी मिल जाए। तो यही होता है कार्बन बाजार। तो जो कंपनियां कार्बन उत्सर्जन कम करती हैं वो क्रेडिट उनके पास आ जाएंगे, और जो अधिक उत्सर्जन करते हैं वो खरीद सकते हैं। इससे एक संतुलन बना रहेगा। हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था क्या प्रमोट होगी कि हम कार्बन का कम से कम उत्सर्जन करें। तो उद्देश्य क्या है, प्रकृति, अब ये टर्म पूछा जाएगा, प्रकृति 2025 क्या है, यही सीधा। तो प्रकृति 2025 जो सरकार की पहले, इसका उद्देश्य कार्बन बाजारों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में ये एक सम्मेलन बुलाया गया है। आयोजन चूंकि अभी प्रकृति नाम ही लग रहा है तो इंडिया ही का है, तो इसमें क्या है, आयोजन BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, विद्युत मंत्रालय द्वारा ये किया गया है। इसका भी अभी चल ही रहा है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो बस इतना याद रखना, प्रकृति 2025 किससे संबंधित है, कार्बन बाजार से संबंधित है। फरवरी में ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद अगला देखें पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में सागर कवच करके सैन्य अभ्यास हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना। अब इसमें ये नहीं है सागर कवच किसी देश के साथ वाला नहीं, ये भारत का तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये नौसेना, पश्चिम बंगाल में पुलिस, CISF, ये सारे विभागों ने मिलकर ये किया है। तो सागर कवच का इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये याद रख सकते हैं। अगला है इराक है, जो इराक वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धस रहा है, ऐसा कहा गया है। तो इराक धीरे धीरे धस रहा है, इसका कारण देखते हैं। तो अगर हम ये देखें तो ये वाली प्लेट कौन सी प्लेट है, अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट, अरेबियन लिखा है ये प्लेट। ये वाली कौन सी है, यूरेशियन प्लेट। क्योंकि हम इतना तो जानते ही हैं ज्योग्राफी के जरिए कि यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी जो है, और इसी में भारतीय प्लेट आई, तब यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ था। अब यूरेशियन प्लेट तो पहले से मौजूद है ये, इस वाले इधर एक छोटी प्लेट है, उसका नाम क्या है, अरेबियन प्लेट। अब अरेबियन प्लेट अगर हम देखें यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है इस वाले एरिया में। अब ये वाला एरिया कौन सा, इराक का एरिया। ये कौन सा कंट्री है, इराक, और इधर कौन सा, ईरान कंट्री है। तो इराक के इस वाले एरिया में जाग्रोस माउंटेन है, और यही एरिया अब दोनों से एक दूसरे से प्लेटें टकरा रही हैं, तो ये धस रहा है। तो इस वजह से पिछले 2-4 दिन से ये चर्चा में चल रहा है। तो क्या धरती अगर पूछा जाए कहीं पर धस रहा है, बिल्कुल धस रहा है। क्यों धस रहा है हमें पता चला इसमें इराक के बारे में, बिल्कुल 2 प्लेट है, कौन सी याद रखनी है, एक अरेबियन प्लेट है ये लिखा, और ये वाली कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के बीच में टकराहट हो रही है, और ये जगह कौन सी है। अब सोचो, हर एक चीज़ का एक कारण होता है। यहाँ जाग्रोस माउंटेन है, अगर पूछा जाए घुमा के क्वेश्चन कि जाग्रोस माउंटेन का निर्माण किस कारण से हुआ है, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने से नहीं, अरेबियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने से जाग्रोस माउंटेन है उनका निर्माण हुआ। और यही माउंटेन अब क्या है, ऊपर उठ रही है। अब माउंटेन ये ऊपर उठ रहा है, पर इसके आसपास की ज़मीन तो नीचे धसेगी ना। अब कोई चीज़ ऊपर उठेगी तो आसपास का ज़मीन तो नीचे धसेगी, तो अन्य क्षेत्र धस रहे हैं, जाग्रोस माउंटेन ऊपर उठ रहा है। अगर ये स्टेटमेंट दे तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी। अब यहाँ पे ये समझ में आया हमें क्यों हो रहा है, ये वाली चीज़ प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। तो वही वाला टर्म था कि MIT के वैज्ञानिकों के अनुसार जाग्रोस के आसपास, पर्वतीय क्षेत्र में के आसपास की जो भूमि है वो धसती जा रही है। तो जाग्रोस का हमने टेक्टोनिक प्लेट समझा, अरेबियन यूरेशियन प्लेट समझी, ये सारी चीज़ें हमने जान ली है। इसके बाद है विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो इसमें और तो कुछ जानना नहीं, केवल इतना जान सकते हैं कि विजेंद्र गुप्ता हैं वो दिल्ली विधानसभा के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। अब इस बार जो यहाँ के विधायक चुने गए हैं उन्होंने कई भाषाओं में शपथ ली है, 6 भाषाओं में, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, पंजाबी। मतलब जिस विधायक के जो आती थी उन्होंने उस हिसाब से ये भाषाएँ चुनी। तो नाम हमें केवल विजेंद्र गुप्ता का नाम याद रखना है। इसके बाद है असम में झूमर बिन
बिनंदिनी कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो झूमुर बिनंदिनी करके है, इसे ही झूमुर भी कहते हैं या झूमुर। तो झूमुर बिनंदिनी अब इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा क्यों बार बार आ रहा है कि मोदी जी के द्वारा खुद इसका उद्घाटन किया गया था, तो इस वजह से ये है। यहाँ क्यों होता है इसका हमने इतिहास देखा था। असल में ये झूमुर होता है, ये पैसे मतलब पारंपरिक रूप से इस वाले बेल्ट में होता था, उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया। हुआ क्या, अंग्रेज़ों के द्वारा इन समुदाय के लोगों को असम में बसा दिया गया, और असम में इन्हीं लोगों को कहा जाता है आज टी जनजाति। टी मतलब कम्युनिटी, तो चाय समुदाय होता है ये, उसी के द्वारा आजकल ये किया जाता है, तो ये याद रखना है। और जनजाति अगर पूछा जाए तो कौन सी जनजाति प्रस्तुत करती है, तो मेनली यहाँ पे कुछ जनजाति होती हैं, मुंडा, संताल और उरांव जनजाति के द्वारा ये किया जाता था इस वाले एरिया में, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड वाला एरिया था। तो झूमर बिनंदिनी हमें देखा कब किया जाता है, तो जब खेती वगैरह का कटाई वगैरह होती है तो ये किया जाता है, लोकगीत वगैरह है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब अभी तो ये भी हो रहा है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर वाली सूची है यूनेस्को वाली, उसमें भी इसे शामिल करने की बात कही जा रही है। तो झूमुर बिनंदिनी हमें याद रखना है इसके बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट था इसके बारे में। तो ये असम के एरिया में, चूँकि अभी ये समुदाय चाय समुदाय कहाँ रहता है, असम में, तो यहाँ पर आयोजन किया गया, मोदी जी के द्वारा खुद यहाँ पर गए थे वो, और इसमें उन्होंने ढूमसा बजाकर इसका सम्मान प्रकट किया। अब ढूमसा क्या है, अब जब वो लोग क्या करते हैं, समारोह करते हैं, नृत्य करते हैं, तो ढूमसा एक उनका वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाया गया था, जैसे ढोलक वगैरह बजाते वैसे ही यहाँ पे कई हजारों नर्तकों ने इसे प्रस्तुति दी थी, तो ये याद रखना है। अगला है तेलंगाना में सुरंग हादसा हुआ है, कुछ समय पहले हमने देखा था उत्तराखंड में हुआ था सुरंग हादसा, अब वैसे ही एक हादसा हुआ है तेलंगाना में। अब तेलंगाना में हमें जगह देख लेनी है, नगर कुरनूल जिले में दुर्घटना हुई है, और ये जगह कहाँ पड़ती है, श्री सैलम जो एरिया है वहाँ पे। तो श्री सैलम एरिया तेलंगाना में, यहाँ पे ज़मीन धंसने से कोई सुरंग बना रहे थे, तो सुरंग में वो छत गिर जाती है हमेशा, तो उसी के बाद ये अभी लोग फंसे हुए हैं 8 लोग, तो ये इसी में। और यहाँ पे रेड माइनर्स भी टीम पहुँच चुकी है, क्योंकि रेड माइनर्स ने ही उत्तराखंड वाले एरिया में भी उन्हें बचाया था। और रेड माइनर्स के बारे में हमने देखा है, ये एक, वैसे तो रेड माइनिंग इलीगल होती है भारत में, जब एक पहाड़ में छोटे छोटे छिद्र करके क्या क्या किया जाता है, लोगों को एक एक करके जाते हैं, और वो कोयला ना मिले तब तक वो क्या करते हैं, उस एरिया में खनन करते हैं। अगला है लखनऊ में बनेगा देश का पहला क्लाइमेट म्यूजियम। अब पर्यावरण से संबंधित म्यूजियम ही बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो देश का पहला है, अब ऐसी चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है पीसीएस वगैरह आरओ में, ऐसे एग्जाम में कि देश का पहला पूछ लेगा। तो अब लखनऊ में क्लाइमेट म्यूजियम बनने की योजना है। आपदा प्रबंधन, अब इसमें क्या दिखाया जाएगा, आपदा प्रबंधन विभाग वगैरह बनाया जा रहा है, तो वही चीज़ इसमें है। अब इसमें म्यूजियम में जलवायु की संकट की जानकारी, तकनीक, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अगला है आईआईटी मद्रास और सीएजी के बीच एक समझौता हुआ है। तो सीएजी को तो जानते ही हैं, जो हम अपना कैग है, तो कैग जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, और उसके साथ ही आईआईटी मद्रास के बीच 24 फरवरी को एक समझौता हुआ है। इस समझौते में क्या हुआ है, ऑडिट को अच्छे तरीके से किया जाए सतत। अब सीएजी ऑडिट ही तो करता है, मतलब निरीक्षण करता है, जैसे रुपए सरकार ने खर्च किया, किसी योजना में रुपए खर्च हुआ तो कैसे हुआ, कितना हुआ, मतलब सही हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि सीएजी वो है जो हमारे क्या करती है, जो भ्रष्टाचार के जो मामले देखते हैं हम ना, कि जैसे मिले हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला हुआ, या फिर और सारे घोटाले होते हैं 2G 3G स्पेक्ट्रम वाले, वो सब सीएजी के द्वारा ही निकाले जाते हैं। तो यही चीज़ ऑडिट करते हैं कि सही से लेखा हो रहा है कि नहीं, तो उसी को और अच्छा करने के लिए आईआईटी मद्रास मदद कर सकती है, तो इन्होंने समझौता किया है। तो ये बस यही चीज़ है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से अब और अच्छे ऑडिट कर सकेंगे, क्योंकि अब आईआईटी मद्रास है तो उसके पास तो बहुत अच्छी तकनीकें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो ये सारी चीज़ें। अब ऑडिट, अब सीएजी के बारे में अगर हमें शॉर्ट में हम समझ सकें तो 148 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल के बारे में होता है। 48 में उनकी नियुक्ति वगैरह है, 49 में क्या है, 149 में उनकी शक्ति है सीएजी की, 150 में क्या है, खाते वगैरह का है, और सीएजी जो रिपोर्ट देती है 151 के तहत संसद में, और क्या ये रिपोर्ट विधानसभा में भी प्रस्तुत कर सकती है, बिल्कुल। अगर किसी राज्य से संबंधित है तो विधानसभा में, क्या हमने देखा 148 से 51 तक है,
151 के तहत न केवल संसद में बल्कि राज्य की विधानसभा में भी ये रिपोर्ट अपनी पेश कर सकते हैं। खर्च की जांच करती है, जो सरकार के खर्च आते हैं, जो पीएसयू सेक्टर है सरकार का, जो पब्लिक सेक्टर सरकार की कंपनियां, उनकी ऑडिट करता है ये। तो ये हमने देखा सर सीएजी के बारे में। इनका 6-65 कार्यकाल होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो हमें जाननी चाहिए। इसके बाद है अगला, भारत में शीर्ष प्रत्यक्ष करदाता कंपनी, मतलब ऐसी कंपनियाँ जो डायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा देती हैं। अब अगर हम ना पता हो तब भी लगाएं तो हम रिलायंस इंडस्ट्री ही लगाएंगे, नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का जियो और ये सारी चीज़ें, तो ये शीर्ष कॉर्पोरेट करदाता है रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद है टाटा। तो रिलायंस और टाटा सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं ये वाले क्षेत्र, तो इन्हें याद रखना है। उसके बाद है MOSISPI का इनोवेशन विद गोल स्टेट्स हैकाथॉन। तो हैकाथॉन और ये इसके बारे में क्या है, तो सांख्यिकी मंत्रालय का जो है, जो MOSPI क्या होता है, जो स्टैटिकल अपना मंत्रालय, तो सांख्यिकी मंत्रालय ने MyGov प्लेटफॉर्म पर इनोवेट्स विद गोल स्टेट्स नामक एक डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन का आयोजन किया। अब मेन है ये, कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं हैकाथॉन होता क्या है हैकाथॉन? तो हैकाथॉन एक तकनीकी प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है? तकनीकी प्रतिस्पर्धा होती है, जहाँ जैसे प्रोग्रामर होते हैं, जो लोग IT सेक्टर के होते हैं, प्रोग्रामर, डेवलपर जो डेवलप करते हैं ऐप वगैरह ये सारी, उसके बाद है डेटा वैज्ञानिक होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, मतलब ऐसे सभी लोग जो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम होते हैं एल्गोरिदम में और नई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो लोग यहाँ पे तकनीकी समाधान खोजते हैं। सरकार उन्हें बुलाती है तो वो उन्हें नए नए इशू दिए जाएंगे, फिर उनके समाधान खोजेंगे, जो अच्छा खोजेगा वही सारी चीज़ें। तो सरकार पहले कैसे, मतलब जहाँ भी होता है पहले उन्हें एक समस्या दी जाती है, फिर टीम बनाई जाती है, उनकी टीम बनाने के बाद उनका समाधान वो देते हैं और समाधान का फिर वो प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर अच्छा होगा तो सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। तो यही चीज़ होती है हैकाथॉन में। अब हैकाथॉन अभी 31 मार्च तक ये चलेगा, जो अभी वाला है, क्योंकि लंबे चलते थोड़ा टाइम लगता है इनमें। तो हैकाथॉन की थीम इस बार क्या है? डाटा ड्रिवन इनसाइट्स इन विकसित भारत। अब सोचो इसे नॉर्मल सी, अब हम अगर ये अगर दे रहा है विकसित भारत, तो विकसित भारत में हमें कई सारे ये डेटा, तकनीक, नियम, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो IT सेक्टर लोगों के पास है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है हैकाथॉन में? डाटा ड्रिवन इनसाइट ये देंगे, किस लिए? विकसित भारत के लिए। तो 31 मार्च तक ये चलेगा। शोधकर्ता ये सारे लोग आएंगे। अब तो समझ में आ ही गया होगा ये वाला, तो ये है। उसके बाद है भारत में पहली बार रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब जो एक तरीके से सामाजिक, जो उन्हें तरीके से सामाजिक क्या हो, सुविधाएँ दी हैं, सामाजिक रूप से लोगों को न्याय दिया जाए। तो ILO जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस के तहत भारत में पहली बार 2 दिवसीय संवाद का आयोजन किया है। अब देखो ILO लेबर वाला है, अब ILO में लोग श्रमिक लोगों का देखा जाता है, तो उन्हीं को तो सामाजिक न्याय नहीं मिलता है, जो श्रमिक वगैरह होते हैं गरीब। तो उसी के लिए ILO ने ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस के तहत पहली बार भारत में एक संवाद किया। तो इम्पोर्टेंट फिर वैसे ही आ गया, पहली बार हो रहा है भारत में, ILO कर रहा है क्या? रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस। तो इम्पोर्टेंट वैसे ही हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है, अपने अब चूंकि यहाँ ILO, तो अपने रोजगार और श्रम मंत्री जो होंगे मनसुख मांडविया कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बाकी ILO के महानिदेशक जिसका नाम क्या है, होंगवो, गिलबर्ट F होंगवो, इनका भी नाम याद रख सकते हैं। इन्होंने मतलब आके उपस्थिति यहाँ पे दर्ज की है। इसके बाद भारत में सामाजिक सुरक्षा बताया गया, कवरेज काफ़ी अच्छा हुआ है। 24 से हम 48.8 पे आ गए, मतलब भारत में 48.8 लोगों के पास अब सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक न्याय है। तो ये अच्छी बात हुई ना, ज़्यादा लोगों के पास कवरेज है, मतलब उन्हें अपनी गवर्नमेंट, मतलब जो जॉब करते हैं या श्रम करते हैं, उसके बाद सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सरकारी सुविधाएं, जैसे अब लोग सरकारी अस्पताल का यूज़ करते हैं, आयुष्मान कार्ड, ऐसी चीज़ें चली रही हैं। श्रमिकों के कल्याण की बात की जाती है, तो ये सब है। उसके अंदर डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की घोषणा की है। तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस में भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है। अब इसका मकसद क्या है, उद्देश्य? भारत सतत विकास का, भारत में हो वो SDG जो सतत विकास हैं उनको मजबूत करना और उनमें आगे बढ़ना है, इसका उद्देश्य ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। तो उद्देश्य क्या है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया का मुख्य उद्देश्य हरित ऊर्जा समाधान SDG को
इन सब में आगे मतलब पर्यावरण के लिए आगे बढ़ना है। तो हमने किसके साथ समझौता किया है? डेनमार्क के लिए। लक्ष्य और साझेदारी क्या है? यह गठबंधन 2020 के ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विस्तार है। और भारत का लक्ष्य हम सब जानते हैं, ये पहले से 2070 तक भारत का लक्ष्य है किसके लिए? जीरो कार्बन के लिए, एमिशन के लिए। विकसित देशों का 2050 तक है, चाइना का 2060 और हमारा 2070 तक। ये वाली चीज़ें हैं इसके बारे में। अगला देखें, समीर कनोडिया CEO ऑफ द ईयर बने। तो कंपनी के जो CEO होते हैं तो समीर कनोडिया बने। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ होता नहीं, वैसे इनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा कि समीर कनोडिया को मिले, बाकी और कोई जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं होती इसके बारे में। उसके बाद अगला, भारत में हाइपर लूप। अब हाइपर लूप तो हमने बहुत सुना होगा, जो इलॉन मस्क तो सब जानते ही हैं, तो मस्क ने ही ये विचार दिया था हाइपर लूप। अब हमने ट्रेन चलती हुई सबने देखी होती है, ट्रेन चलती है, प्लेटफॉर्म होता है, इस पर ट्रेन चल रही है। अब सोचो, फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम जानते हैं घर्षण जैसी चीज़ होती है। अब जब ट्रेन चलती है तो उसे आसपास का वायुमंडल, ग्रेविटी, नीचे घर्षण, ये सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, स्लो होगी, नॉर्मल सी बात है। अब हम एक ऐसी तकनीक की बात करें जो सुपर फास्ट है, प्लेन जितनी स्पीड पे चल सकती है, इतना हवाई जहाज चल सकता है। क्या ये संभव है? बिल्कुल है संभव, और भारत भी उस पर काम कर रहा है। तो हाइपर लूप एक तकनीक है जिसमें क्या होगा, एक हम ट्यूब बनाएंगे। ट्यूब का मतलब एक समझ लो एक सुरंग टाइप का होगा, और वो सुरंग टाइप की जगह पे उसमें वायु वगैरह निर्वात की सिचुएशन हम क्रिएट कर देंगे। तो ऐसा समझ लो जैसे हम देखते हैं एक पाइप होते हैं ना, पाइप वगैरह से पानी लगाते हैं खेतों में, वो पाइप टाइप का होता है, बड़ा वाला पाइप। सेम समझो एक ऐसा ट्यूब हम पूरे एरिया में लगा देंगे जहाँ तक हमें वो ट्रेन चला देना। इसमें ये पॉइंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे एक हवा नहीं होगी, अंदर हवा नहीं होती, और यहाँ फ्रिक्शन भी नहीं होगा। जो ट्रेन चलती है तो नीचे घर्षण करते हुए चलती है, वो फ्रिक्शन भी नहीं होगी। अब सोचो, ना फ्रिक्शन होगी ना हवा होगी यहाँ पे, क्योंकि वो मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करता है। लेविटेशन का मतलब क्या है? जो नीचे टायर होंगे उसके वो लेविटेट हो रहे होंगे, मतलब उससे बिल्कुल टच होके नहीं चल रहे होंगे, थोड़े ऊपर होंगे हवा में। और ये सारी चीज़ें संभव है, काम भी चल रहा है इस पर। अब होगा क्या है, इससे फ्रिक्शन कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, तो 1200 किलोमीटर तक की स्पीड छू सकते हैं। तो क्या हमें याद रखना है, क्या ये अभी तकनीक चल रही है? बिल्कुल है। दुनिया में कई जगह तो ऐसी ट्रेनें अभी मतलब व्यावसायिक रूप से तो नहीं चल रही हैं, पर रिसर्च के रूप में ये अभी तक डेवलप भी हो चुकी है। तो सबसे पहला कैसे काम करता है हमें याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब बनाया जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या हो? पाइप टाइप का एक एरिया होगा जिसमें कुछ नहीं होगा, वैक्यूम होगा। फिर यहाँ पे एक मैग्नेटिक लेविटेशन, मतलब पटरी बिना छुए, चुंबकीय बल, ऐसी पटरी होंगी जो छुएगा नहीं टायरों से, वो चुंबकीय रूप से उसके ऊपर चल रही होंगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, उनमें तेज धीमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगे होते हैं। तो ये हवाई जहाज से भी तेज चलती हैं, ऊर्जा कम इनमें यूज होती है क्योंकि तैर रही हैं ये। तो अब भारत में कहाँ हो रहा है? तो भारत में भी ऐसा मुंबई से पुणे के बीच में पहला हाइपरलूप ट्रैक प्रस्तावित है अभी, जिसमें 3 घंटे से जो यात्रा भी होती है वो 20 मिनट में हो जाएगी। तो ये अभी वैश्विक प्रतिस्पर्धा कहाँ पे? तो अमेरिका, नीदरलैंड, ये देश अपने काम कर ही रहे हैं, भारत भी अभी काम कर ही रहा है। तो यही है हाइपरलूप, अगर कभी पूछ ले तो हाइपरलूप अच्छा मतलब एक मतलब है तकनीक जो आगे होगी। अब समस्याएं भी तो कुछ होंगी, महंगी बहुत है तकनीक अभी, इस वजह से ही दिक्कत की बात है। सुरक्षा के लिए भी एकदम नया टेक्नोलॉजी है, इलॉन मस्क ने तो बता दिया ये, पर इसे अपनाना और सारी चीज़ें थोड़ी कठिन है। अगला है एडवांटेज असम 2.0 समिट। एडवांटेज असम 2.0 समिट हुआ है, बस यही भी याद रखना है कहाँ पे हुआ है, असम में हुआ है एडवांटेज जो 2.0 समिट हुआ है। उद्देश्य क्या है? असम में निवेश बढ़ाना, मतलब डेवलपमेंट बढ़ाना, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, और देश से ही नहीं विदेशों से इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो किस एरिया में? नामरूप में नामरूप 4 यूरिया संयंत्र की घोषणा की है। नामरूप असम का पुराना नाम भी नामरूप ही हुआ करता है, वहाँ जगह है नामरूप। तो नामरूप 4 यूरिया संयंत्र की घोषणा की गई है। असम में कृषि को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें की गई हैं। सेमीकंडक्टर चिप वगैरह के लिए बढ़ावा देने के लिए तो यहाँ पे एक गैंडे की प्रतिमा भी भेंट करी गई है जो मोदी जी को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि असम को हम जानते हैं वहाँ पे एक सींग वाली गैंडा काजीरंगा में मिलता है। अगला है सांसदों की छुट्टी मंजूरी के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने एक समिति बनाई है। तो छुट्टी वगैरह मिलती है उसके लिए, तो लोकसभा में एक समिति बनी है। इस समिति में 15 सदस्य हैं इसमें। तो समिति का नेतृत्व भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देव कर रहे हैं। तो ऐसा मुश्किल ही है कि ये पूछेगा छुट्टी के लिए कौन सा, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं है, बस ये 15 सदस्यीय समिति बनी हुई है। क्यों चर्चा में चल रहा है? अभी हमने देखा था कि वो एक
पंजाब और हरियाणा के सांसद हैं, वो 60 दिन के लिए गैर हाजिर की वजह से उनने केस डाला है अभी, क्योंकि वो जेल में है, तो इस वजह से भी छुट्टी के लिए अब नई चर्चा स्टार्ट हो गई है। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल का अलंकरण हुआ है, तो 6 राष्ट्रपति पदक मिले हैं तटरक्षक बल को। तो ये वाली चीज़ है, तटरक्षक बल को 6 राष्ट्रपति, 11 वीरता और ये सब मिले हैं तटरक्षक बल को। तो ये याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि 6 राष्ट्रपति मेडल उन्हें मिले हैं वीर, कर्तव्य और ये सब के लिए। इसके बाद एक देश एक चुनाव को हम जानते ही हैं कि लागू होने की बात कही जा रही है। अब पूर्व जो CJI अपने हैं चीफ जस्टिस UU ललित, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, तो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, ऐसा UU ललित ने कहा है। तो पूर्व न्यायाधीश UU ललित ने JPC क्या होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का उद्देश्य क्या होता है, चर्चा मतलब पूरी मुद्दे को सही से देखना। तो उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा ये मूल ढांचे के विरुद्ध है और संवैधानिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो CJI का लक्ष्य क्या है कि राज्य केंद्र में सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाए। तो ये सारी चीज़ें। अगला है पंचायतों में क्या महिलाओं के लिए और जीवन मतलब बेहतर करने के लिए नई अभियान चलाए जा रहे। तो एक है संकल्प अभियान का लक्ष्य क्या है, महिला हितैषी पंचायत की स्थापना। पूछ ले महिला हितैषी पंचायत क्या है, तो इसमें संकल्प एक अभियान चल रहा था, क्योंकि क्या लिखा है, पंचायत गढ़ेंगी महिलाओं को सुखद जीवन, मतलब पंचायत में महिलाओं का जीवन और अच्छा करने के लिए। तो एक संकल्प अभियान का लक्ष्य क्या है, महिला हितैषी पंचायत ऐसी बने जो महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचें, और कुल 770 पंचायतों का निर्माण किया जाएगा जो महिला हितैषी पंचायत होंगी। इसमें तो महिला हितैषी पंचायत 35 मूल्यों बिंदुओं पर आधारित होंगी, जिनमें उनके लक्ष्य, प्रभावशीलता, इन सब मुद्दों पर काम किया जाएगा। तो इनमें कैसा महिलाएं सभाएं हुआ करेंगी, बालिका शिक्षा, कौशल विकास, हिंसा निवारण, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके बाद है ऋषिकुल्या ऑलिव रिडले टाइटल। अब जो करंट से जुड़े होते हैं वो हर साल ये चर्चा में आता है, कोई नया टॉपिक तो है नहीं, पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बात है। सबसे पहले हमें एक नाम मिला ऋषिकुल्या। नाम कहाँ है ऋषिकुल्या, तो जब हम चिल्का लेक पढ़ते हैं, चिल्का लेक के ठीक नीचे एक जगह है ऋषिकुल्या। ये बीच है, एक असल में क्या है, एक बीच है, तट है। अब होता क्या है, हर साल यहाँ पे कुछ कछुए आते हैं, इन कछुओं का नाम होता है ऑलिव रिडले टाइटल। कछुए आते हैं हैचिंग के लिए, मतलब अंडा देने के लिए आते हैं। अब इस दौरान इस एरिया के पूरी रोड की लाइटिंग बंद कर दी जाती है, सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, ताकि ये आराम से हैचिंग कर सकें। क्योंकि ये लाइट के होता क्या है, ये लाइट के द्वारा खींचे चले जाते हैं रोड की तरफ, कई बार एक्सीडेंट और वो भी हो जाते हैं, तो लाइट तक बंद की जाती है। मतलब सरकार काफ़ी अच्छा काम करती है इन्हें हैचिंग के लिए। तो अंडे देने के लिए आते हैं हर साल इस एरिया में, और ये दुनिया में बहुत स्पेशल जगहों पे ही होता है। ऐसा नहीं है केवल भारत में हो रहा है, पर भारत में सबसे अच्छा और सही तरीके से होता है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या हमने देखा, ऋषिकुल्या मोहाना बीच है, उड़ीसा में है। 16 फरवरी से 8 दिनों में कुल अभी नए मतलब लाखों की संख्या में कछुए आए हैं। 6 लाख हम देख सकते हैं, मतलब 6 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस बार 7 लाख के आने की उम्मीद है जो कछुए आते हैं। अंडा देने की प्रक्रिया होती है इस एरिया में, और उन्हें व्यवधान ना पड़े तो 50 दिन तक ये रहेंगे यहाँ पे, तो तब तक की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। अब ये ऑलिव रिडले टाइटल कछुओं में सबसे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। जो इनका कलर होता है वो ऑलिव टाइप का होता है, इस वजह से ही इनका नाम ऑलिव रिडले टाइटल पड़ा। क्या केवल अपने ही यहाँ पाए जाते नहीं है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे दे केवल भारत में ही होते, ऐसा नहीं है, सारी जगह पे ये पाए जाते हैं। और उड़ीसा में गहिरमाथा जो तट है, समुद्री तट, उस पर इसका, अब जो उड़ीसा में गहिरमाथा यही है ऋषिकुल्या वाला एरिया, तो गहिरमाथा समुद्री बीच है, उसी एरिया में ये प्रजनन करते हैं। तो ये हमने देखा ऋषिकुल्या बीच है, गहिरमाथा वाला एरिया, ये है चिल्का झील जो देखा, और ये ऐसे करके हैचिंग करते हैं। तो ये आएंगे और अब ये 1-2 महीने के लिए यहाँ रहेंगे। तो ये हमने देखा 26 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।